सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेंट होफ फैक्टर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेंट होफ फैक्टर हमें पता है कि जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, जो भी वेंट होफ फैक्टर हमारा आई उसके बारे में पूरी डिस्कशन थी कि जो हमारी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करती है, उसका मेन रीज़न क्या है और जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ये हमें पता है कि जो वेंट होफ है, वेंट होफ ने ही अपना एक आई फैक्टर दिया था जिसको बोलते हैं वेंट होफ फैक्टर। उसकी हेल्प से हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेंट होफ फैक्टर कि हम 5 to 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, देन क्या हो जाएगा, आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेंट होफ फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में किसके बेस पे आता है, वो वेंट होफ फैक्टर के बेस पे आता है। क्योंकि हमें पता है कि वेंट होफ फैक्टर के अंदर क्या आ गई, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, सारी की सारी क्या आ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट होफ फैक्टर में क्या हो गया, रिलेशन से हमने अपने नए फॉर्मूले ड्राइव किए थे। ओके, तो जो ये फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ये टॉपिक है, टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले हमें इस टॉपिक के अंदर लर्न करने हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो, हमें पता है कि जो वेंट होफ फैक्टर है, वेंट होफ फैक्टर क्या था हमारा, वो एक आई था। आई को ही क्या बोला था हमने, वेंट होफ फैक्टर बोला था। मतलब हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसको क्या करना है, जितनी भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो सबसे जो फॉर्मूला हमारा वो क्या बनेगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स टू। पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स टू। तो ये क्या होगा हमारा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, वेंट होफ फैक्टर दैट इज आई से मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड जो बनेगा, सेकंड फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इसको भी क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? थर्ड क्या था हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा ऑफ टी बी। क्या होगा फॉर्मूला, आई इंटू के बी इंटू एम। फोर्थ फॉर्मूला, डेल्टा ऑफ टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, तो चार फॉर्मूले तो हमें पता है, ये लर्न करने ही है कि अगर किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अगर उसके अंदर डिसोसिएशन हो रही है या फिर उसके अंदर क्या हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, तो हमें आई की हेल्प से निकालना पड़ेगा। आई से क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो चलो ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि आई की, आई को कैसे निकालेंगे। आई को निकालने का मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताया था। सिर्फ क्या याद रखना है आपने, फाइनल अपॉन इनिशियल। आपने क्या याद रखना है इसको, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, या फिर फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर यहाँ पे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। ओके, अब देखो, आई तो ये हो गया मोल्स के टर्म्स में हो गया। एक आई हमने किया था मोलर मास के टर्म्स में, और मोलर मास के टर्म्स में मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज उसका फॉर्मूला क्या होगा, एम सी बाई एम ओ। जो आई है, आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम सी बाई एम ओ। ये याद रखना, एम सी बाई एम ओ। एम सी क्या है, एम सी है कैलकुलेटेड, और एम ओ क्या है, एम ओ है हमारा ऑब्जर्व्ड। एम सी क्या है, एम सी है हमारा कैलकुलेटेड, और एम ओ क्या है, एम ओ है हमारा ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड जो हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया हमने, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया। ओके, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम सी बाई एम हो जाएगा। क्लियर? ओके, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो आई हमने निकाल दिया। अब देखो, आई तो निकाल दे कि जैसे लेट से कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो क्या होंगे, जो हमारे सोल्ट हैं वो क्या होंगे, वो तो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। जब वो 100% डिसोसिएट होंगे तब हम आई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे। बट अगर इन केस वो 100% डिसोसिएट नहीं होते, हमें क्वेश्चन में गिवन है 40%, 30%, 60%, 90%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई में और अल्फा में रिलेशन निकाला था हमने, हमें आई में और अल्फा में क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था। ओके, तो उसी रिलेशन की हेल्प से सिर्फ आपको एक ही याद रखना उसमें फॉर्मूला, डिसोसिएशन के लिए, और एक फॉर्मूला याद रखना आपने एसोसिएशन के लिए। एक डिसोसिएशन के लिए याद रखना और एक एसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या था, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1।
फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। इसका फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो आपको यही फॉर्मूले क्या करना है, यही फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हमने ये लर्न करने हैं। देखो अब जैसे मेरे को अल्फा निकालना है, आई गिवन है, तो मैं यहाँ से रीअरेंज करके निकालूंगा। सादा फॉर्मूले याद नहीं रखने, सिर्फ ये दो फॉर्मूले ही याद रख लो। आई इज इक्वल टू, डिसोसिएशन के लिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, और इसके लिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो दो फॉर्मूले याद रखना, यहीं से अल्फा की वैल्यू भी निकाल देंगे रीअरेंज करके, और अगर इसकी टर्म्स में पुट करना है तो हम आई की वैल्यू पुट ही कर देंगे, ठीक है ना। तो वो तीन फॉर्मूले अलग से याद नहीं रखने, सिर्फ इन दो फॉर्मूलों से क्या चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ओके क्लियर। तो यही फॉर्मूले आपने याद रखना है, इसी फॉर्मूलों के बेस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। 3 to 4 क्वेश्चन मैंने आपको पहले सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इनके बेस पे थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई इतना वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं टॉपिक, बिल्कुल ही सिंपल ये टॉपिक है हमारा। ओके, ये हमारे क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, और 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको थोड़े सिंपल कराऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन मैं आपको थोड़े अच्छे कराऊंगा जो हमारे इन फॉर्मूलों के बेस पे होंगे। क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज आई इज नॉट इक्वल टू 3। ये बोल रहा है कि हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि किस केस में जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो 3 के इक्वल नहीं है। जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो 3 के इक्वल नहीं है, हमें इसमें से बताना है। ओके, देखो जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर का जो हमारा आई है, आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला है फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल्स होंगे। क्लियर। अब देखो जैसे हमारा Na2SO4 है, जो हमारा Na2SO4 है, Na2SO4 से हमें कितने मोल मिलेंगे, एक तो SO4 मिलेगा, 2 सोडियम मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे। हमारा CaF2, इसे 2 फ्लोरीन और 1 कैल्शियम, कितने मोल मिलेंगे, 3 मिलेंगे। K3PO4, यहाँ से 3 पोटेशियम और 1 फॉस्फेट, कितने मोल मिलेंगे, 4 मोल मिलेंगे। और अमोनियम कार्बोनेट, यहाँ से कितने मिलेंगे, 2 अमोनियम और 1 कार्बोनेट, कितने मिलेंगे, यहाँ से भी 3 मिलेंगे। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमने कैसे निकाला, देखो ये है, ये इनके क्या रहे हैं, ये क्या है, 3-3 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, इससे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, इससे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। बट अगर कई बच्चे ये फॉर्मूला लगाना चाहें, अगर कई बच्चे इस फॉर्मूले को लगा, देखो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। देखो समझो कि इस तरह से कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। देखो हमें इसमें से बोला है कि अल्फा की कोई वैल्यू है, हमें से बोला कितने परसेंट वो डिसोसिएट होगा, ऐसा नहीं बोला। अगर जब ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब है कि हमें 100% डिसोसिएशन लेके चलनी है। हमें क्या लेके चलना, 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन का मतलब है कि जो हमारा अल्फा होगा वो कितना होगा, अल्फा हमारा 1 होगा। अल्फा कितना होगा, वो हमारा 1 होगा। ओके, तो अल्फा 1 आ गया। अब देखो जब अल्फा हमारा 1 आ गया, पुट करते हैं इसके अंदर, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1। आई इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन के इक्वल आ गया। आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। जब हमारा अल्फा क्या होता है, 100% होता है, मतलब जब 100% डिसोसिएशन होती है, उस केस में आई और एन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस केस में आई और एन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं डिसोसिएशन के लिए। ओके, अब देखो एन क्या है, ये एन ही है, ये क्या है, एन है, ये एन है। सोडियम सल्फेट के लिए 3 है, इसके लिए 3, इसके लिए 4 है, इसके लिए 3 है। एन का मतलब है कि कितने मोल डिसोसिएट होंगे एक मॉलिक्यूल में से, उसके कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस बनेंगे, 1 मोल में से हमारे कितने मोल्स ऑफ आयंस बनेंगे, वही क्या होगा हमारा, वही हमारा एन होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट इज 40% डिसोसिएटेड, फाइंड वेन ऑफ फैक्टर। ये कह रहे हैं कि जो हमें पोटेशियम फेरोसाइनेट गिवन है, ये कह रहे हैं कि ये 40% डिसोसिएट हो गया। ये क्या हो गया, 40% डिसोसिएट हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें वेन ऑफ फैक्टर निकालना है। देखो हमें आई निकालना है, हमें अल्फा गिवन है, परसेंटेज अल्फा कितना है, वो 40% है। तो नॉर्मल अल्फा कितना होगा, 0.4। नॉर्मल अल्फा कितना होगा, 0.4। हमें पता है ना कि जो अल्फा होता है 1 और 0 के बीच में लाई करता है, 1 और 0 के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है ना। परसेंटेज अल्फा क्या होता है, वो परसेंटेज में होता है, फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई मिल गया, अल्फा मिल गया हमें। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। डिसोसिएशन का फॉर्मूला तो यही है ना, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ओके,
हमें अल्फा पता है, हमें एन निकालना है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि एक मोल से हमें कितने मोल ऑफ आयंस मिले, एक मोल से हमें कितने मोल्स ऑफ आयंस मिले हैं। यहाँ पे क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखो जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, ये कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स है। हम आगे स्टडी भी करेंगे, हमारे एक अलग से चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है। और हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड होता है ना, ये भी एक तरह सोल्ट की तरह काम करते हैं। डबल सोल्ट, डबल सोल्ट से थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। होता क्या है इसके अंदर? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, ब्रैकेट के अंदर वाले डिसोसिएट नहीं होते। जैसे हम जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसके अंदर वाले डिसोसिएट नहीं होंगे, सिर्फ इसमें और इसमें क्या होंगे? आयंस डिसोसिएट होंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 4K पॉजिटिव, यहाँ से क्या मिलेगा? 4K पॉजिटिव, और यहाँ से क्या मिलेगा? FeCN6, FeCN6। ये जो Cn नेगेटिव है ना, जैसे Cn नेगेटिव और Fe, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे। यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से क्या होती है? स्पेशलिटी होती है कि जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हो सिर्फ वही आयंस में डिसोसिएट होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे। ओके, तो हमें एक मोल से कितने मोल ऑफ आयंस मिले हैं? एक से हमें कितने मिले? 4 पोटेशियम मिला और एक ये मिला। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। एन की वैल्यू कितने आ गई? 5 आ गई है। इसके अंदर पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना है? 0.4, 5 माइनस 1, 1 प्लस 0.4 इंटू में 4, 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 1.6। तो हमारा जो आई है, आई कितना आ गया? 2.6 आ गया। आई कितना आ गया? आई आ गया हमारा 2.6 आ चुका है ये। ओके, तो इस तरह से हमें अल्फा गिवन है, यहाँ पे अल्फा निकाल लिया, और हमें एन निकालना है। एन क्या होता है? कितने एक मोल से कितने मोल ऑफ आयंस बने हैं, दैट इज एन। फॉर्मूले के अंदर पुट करो और क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन अगर एसोसिएशन में देता कि हाँ पहले ये थे फिर क्या हो गए? इतने एसोसिएट हो गए, ठीक है, उस केस में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं हमें। क्लियर है क्वेश्चन ये? ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये बताने कि इनमें से जो हमें 4 ऑप्शन गिवन, इनमें से किसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? कम है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बताना है कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? हाईएस्ट है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, इसमें हमें क्या बताना है? बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। हमें पता है कि अगर हम सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और देखो हमें पता है कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जितने ज़्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे? सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, उतना ही जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का कम होगा, उतना ही एल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। उतने बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। ओके, अब देखो जैसे ग्लूकोज है, NaCl2, कॉपर सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? I इंटू KF इंटू एम, I इंटू KF इंटू एम। अब देखो KF सबके लिए सेम होगा और M भी क्या है? सबके लिए सेम है। देखो हमें पता है कि मोलैलिटी 0.1, 0.1, सबकी मोलैलिटी कितनी है? 0.1 गिवन है। ओके, और KF के बारे में बोला नहीं हो तो मतलब वो भी सबके लिए क्या है? सेम है। वाटर में बात कर रहे होंगे, वाटर में डिसोल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा? सबका सेम होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा आई के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आई के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आई कितना होगा? ग्लूकोज का आई 1 होगा। ग्लूकोज का आई कितना होगा? ग्लूकोज का आई 1 होगा। मतलब ग्लूकोज तो डिसोसिएट नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा? इसका 1 होगा। NaCl2 इसका आई कितना होगा? देखो एक निकल मिलेगा, 2 क्लोरीन मिलेंगे, एक निकल मिलेगा, 2 क्या मिलेंगे? क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो आई कितना आएगा? आई इसका 3 आएगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का आई कितना होगा? इसका आई 2 होगा। कॉपर सल्फेट का आई कितना होगा? इसका आई 2 होगा। ओके, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का आई कितना होगा? इसका आई भी 2 होगा। इसका आई भी कितना होगा? 2 होगा। बताया था ना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर 100% डिसोसिएशन हो रही है तो उस केस में जो N और I है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसके हमें 3 आयंस मिलेंगे तो आई कितना होगा? 3 होगा। इसके हमें 2 आयंस मिलेंगे तो आई कितना होगा? 2 होगा। इसके भी हमें 2 मिलेंगे तो आई कितना होगा? 2 होगा। ओके, अब देखो जिसका आई ज़्यादा होगा
जिसका आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी की जो डेल्टा टी एफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका आई ज़्यादा होगा उसका ही हमारा जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। ओके, तो आई सबसे ज़्यादा किसका, आई इसका है, तो यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके, देखो कैसे निकाला हमने, हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ इसके इक्वल होगा टी एफ नोट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, टी एफ नोट माइनस टी एफ के इक्वल होता है। ओके, अब देखो ये है हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, उतना ही सोलवेंट में और सोल्यूशन में क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। अब डिफरेंस देखो, सोलवेंट का तो फिक्स है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे वाटर लेके चल रहा हूँ, वाटर का मैं लूँगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो हमारा फिक्स हो गया। अब जितना डेल्टा टी एफ ज़्यादा आएगा, जितना डेल्टा टी एफ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, डेल्टा टी एफ ज़्यादा आने का मतलब है कि सोल्यूशन का उतना ही क्या है, कम है, तभी तो दोनों गैप क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, सोल्यूशन का उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। लेट्स से कि मान लो कि इसका जो डेल्टा टी एफ है, इसका डेल्टा टी एफ आ रहा है 20, इसका डेल्टा टी एफ 20 आ रहा है, इनका डेल्टा टी एफ आ रहा है इसका 10 आ रहा है, इसका डेल्टा टी एफ 20 आ रहा है, इसका डेल्टा टी एफ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ओके, अब डेल्टा टी एफ 20 का मतलब क्या है, डेल्टा टी एफ 20 का मतलब क्या है, लेट्स से कि अगर मैं वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब सोल्यूशन का कितना होगा, -20, सोल्यूशन का कितना हो चुका, -20 हो चुका है ना। ओके, यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब क्या है, सोल्यूशन का कितना है, -10 है, सोल्यूशन कितना, लोवेस्ट किसका है, लोवेस्ट इसका ही होगा ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही सोल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। बस यही बात आपके समझ आनी चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा बी आएगा। डन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होगा। ओके, अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो मोलालिटी है वो भी क्या है, डिफरेंट है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अब के बी तो क्या है, सबके लिए कॉन्स्टेंट है, सबके लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, बात ही नहीं की तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट लेके चलना। किन किन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारा डेल्टा टी बी है वो डिपेंड करेगा आई और एम के ऊपर, डेल्टा टी बी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई और एम के ऊपर। जिसका आई और एम ज़्यादा आएगा, आई को मल्टीप्लाई करोगे एम से, उसका जिसका ज़्यादा आएगा उसका क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी का सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, देखो यहाँ इसका आई कितना है, आई पहले आई निकालते हैं सबका, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, आई कितना हो गया, 3 हो गया, 100% डिसोसिएशन ले करना है। इसका आई कितना है, इसका आई 2 है, 1 पोटेशियम 1 नाइट्रेट। यूरिया ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता, इसका आई कितना है, 1 है। ग्लूकोज ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, इसका आई भी कितना है, इसका आई भी 1 है, इसका आई भी कितना है, इसका आई 1 है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना आई इंटू एम निकाल रहे हैं, जिसका आई इंटू एम ज़्यादा होगा उसका ही क्या होगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, आई कितना है, 3 आया, इंटू 0.01 कितना आ गया, 0.03। इसका आई कितना है, 2 इंटू एम कितना है, 0.01, 0.02 आ चुका है। इसका तो आई 1 है तो यही क्या आएगा, 0.015। इसका भी आई 1 है तो 0.015। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा आई इंटू एम का जो प्रोडक्ट है वो किसका ज़्यादा है, ये है, इसका ज़्यादा है, आई इंटू एम किसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो अगर इसका ज़्यादा है तो इसी का ही क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई सेम बात, जिसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि सोलवेंट का तो सबका क्या है, कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि सोल्यूशन का उसी का ही क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, सोल्यूशन का उसी का ही क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ओके, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ आ गया ना, ये समझ आना चाहिए। डेल्टा टी बी ज़्यादा है, डेल्टा टी जैसे हमारा लेट से कि वाटर है, और वाटर अगर हम ले रहे हैं, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर के 100 डिग्री सेल्सियस है, इस केस में डेल्टा टी बी आ गया हमारा 20, और इसके केस में लगा रहे डेल्टा टी बी कितना आ गया, 10 आ गया। डेल्टा टी बी 20 का मतलब है, वाटर का तो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, 20 ज़्यादा है सोल्यूशन का, 20 मतलब उसका 120 है सोल्यूशन का, सोल्यूशन कितना 120। यहाँ पे 10 हुआ ज़्यादा, 10 ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सोल्यूशन कितना है, 110 है, तो ज़्यादा किसका हुआ, सोल्यूशन का, इसका ज़्यादा हुआ, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने सिंपल लिया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, जो जनरल होता है, रिवर्स भी कर सकता है, बोल सकता है कि बताओ इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, इन्होंने बोल दिया किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट
तो सेम ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है। अगर इसको चेंज कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा वो। ओके, समझ आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन इज 90%। कि हमें 0.02 मोलर क्या गिवन है, NaCl का सोल्यूशन गिवन है और उसकी जो डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन है वो कितनी 90% है। टेम्परेचर ये गिवन है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की है और ऑब्वियसली यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है क्योंकि क्या है, ये सॉल्ट है हमारा NaCl। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो जो ये कंसंट्रेशन होती है ये आपने ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि जो बाकी टर्म्स है जैसे हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब में हम मोलैलिटी यूज़ करते हैं। इन सब में क्या यूज़ करते हैं, मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम मोलैलिटी यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो C है, C क्या है, ये मोलैलिटी है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। बाकी सब में क्या यूज़ करते हैं, बाकी सब में मोलैलिटी से रिलेशन निकालते हैं, इसके अंदर हम मोलैलिटी यूज़ करने हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का भी। ओके, तो मोलर का मतलब मोलैलिटी गिवन है, तो दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.02 मोलर मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो हमें C गिवन है, R हमें पता है, R कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। R क्या यूज़ करते हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो अब 0.082 तक, यहाँ तक भी वैल्यू को सोल्व करा करो बस। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना गिवन है हमें, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम केल्विन में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 300 केल्विन। 273 क्या कर देंगे इसके अंदर, हम ऐड कर देंगे। ओके, C भी पता है, आधी पता, T पता है, हमें क्या निकालना है, हमें तो I निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से I निकालना है। ओके, अब देखो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन भी 100% नहीं है। अगर डिसोसिएशन होती है यहाँ पे 100% तो हमारा I2 आता। मैंने बताया था ना आपको, जो I होता है N की इक्वल होता है अगर डिसोसिएशन क्या हो, 100% हो, पर डिसोसिएशन यहाँ पे 90%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू में अल्फा। अल्फा कितना है, 90%। 90% का मतलब है कि 0.9। 90% का मतलब क्या है, 0.9 है ना, वो तो परसेंटेज डिसोसिएशन है। N कितना है, NaCl है, NaCl से हमें 2 मिलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो N कितना हुआ, N हमारा 2 हुआ। N कितना हुआ, 2 हुआ। पुट करो यहाँ पे, I इज इक्वल टू 1 + N कितना है, 2 - 1। अल्फा कितना हुआ, 0.9। I इज इक्वल टू 1 + 1 इंटू 0.9, तो 1.9। ये क्या होगा, ये हमारा I हो गया। I कितना आ गया, यहाँ से I आ गया हमारा 1.9। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। पाई इज इक्वल टू I कितना है, 1.9, C कितना है, C है 0.02, R कितना है 0.082 और T कितना है हमारा 300 केल्विन है। T कितना है हमारा, T है हमारा 300 केल्विन। ओके, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेना। पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ जो आपका आंसर आएगा वो 0.94 ATM के अप्रोक्स आ जाएगा। कितना आएगा वो, 0.94 एटमॉस्फेयर क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्लियर। तो इस तरह से क्या करना है, बस CRT हमें गिवन नहीं था, बस हमें I निकालना था इस क्वेश्चन में। I हमने निकाला, वैल्यू पुट करी, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया ये। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ MgCl2, 0.1 मोलर ऑफ MgCl2 एट 300 केल्विन इज 4.92 एटमॉस्फेयर। ओके, वट विल बी द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। देखो हमें उसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है, हमें प्रेशर भी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमें टेम्परेचर वगैरह सब गिवन है। हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज अल्फा निकालना है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज अल्फा को कैलकुलेट करना है। बोला ना परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, हमें परसेंटेज अल्फा निकालना है। ओके, हमें गिवन क्या है, 0.1 मोल, मतलब जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है मोल पर लीटर। ओके, और हमें MgCl2 गिवन है, उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन, और जो एस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, 4.92 एटमॉस्फेयर। 4.92 एटमॉस्फेयर। हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था,
यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूले के अंदर क्या था, हमने पहले आई निकाला था, आई की वैल्यू यहाँ पुट की थी हमने। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले आई निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम पहले आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। और एक बार आई निकल गया तो हमें पता है कि आई में और अल्फा में रिलेशन है, आई में और अल्फा में क्या है, रिलेशन है। तो वहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे, वहाँ से क्या निकालेंगे, हम अल्फा निकालेंगे। और एक वहाँ से अल्फा निकल जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज अल्फा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि बस यही फॉर्मूले याद रखने, अल्फा के लिए अलग निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना आपने, वो अल्फा आप यहीं से रीअरेंज करके इसको निकाल दोगे। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है। चलो जी, पाई इसकी कितनी वैल्यू है, 4.92, आई तो निकालना है, कंसंट्रेशन 0.1, आर 0.082 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल, और टी क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है हमारा 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है हमारा 300 केल्विन है यहाँ से। ठीक है ना, जैसे 0.1 की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर आएगी ना, यहाँ पे जो 0.1 है इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर आएगी। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर, केल्विन से केल्विन, तो अल्टीमेटली बचा क्या, एटमोसफेयर ही बचेगा यहाँ पे। क्या बचेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी एटमोसफेयर है, तो एटमोसफेयर से एटमोसफेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई की तो हमें पता है कोई यूनिट ही नहीं होती। ओके, तो पूरी वैल्यू को सोल्व करना कि जो हमारा आई है, आई किसके इक्वल आएगा, 4.92 अपॉन 0.1 इंटू 0.0821 इंटू में 300। ठीक है, पूरी वैल्यू को सोल्व करना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। मैं बता देता हूँ, जो आई है, आई कितना आएगा, 1.99 के अप्रोक्स आएगा, 2 के अप्रोक्स आ जाएगा, 2 मान लो इसको। ठीक है, तो जो आई है, आई कितना आएगा हमारा 1.99 या 2 के क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्स आ जाएगा। ओके, एक बार आई निकल गया, हमें पता है कि उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अलग से अल्फा इज इक्वल टू करके फॉर्मूला याद नहीं रखना, इतने फॉर्मूला याद ही नहीं रहेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ना याद रहे तो करके देख लो फटाफट कि ए से कितने बने, इतने हो गए, एन ए हो गया। ठीक है, उससे भी आपका आ जाएगा ये। अल्फा तो निकालना है हमें, आई हमें पता है कितने हैं, आई हमें पता ना कि 1.9 n। अब देखो क्या है यहाँ पे, MgCl2 है, हमें पता है कि जो MgCl2 कैसे होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो हमें कितने आयंस मिलेंगे, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। n की वैल्यू कितनी हो गई है, n की वैल्यू हमारी 3 हो गई है। हमें 1 मोल से कितने मोल्स मिल गए आयंस के, 3 मिले, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3। आई कितना है 1.99 इज इक्वल टू 1 प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है वो तो हमें निकालना है। ओके, तो 1.99 1 प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कितना आ गया 1.99 माइनस 1, 2 अल्फा कितना आएगा यहाँ पे 0.99, और अल्फा कितना आएगा 0.99 अपॉन में 2, 0.99 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो विच इज अप्रोक्स 0.49 के अप्रोक्स आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 0.49 के अप्रोक्स आ गया ये। ओके, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अल्फा आ गया हमारा 0.49, हमें तो परसेंटेज अल्फा निकालना है, क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 49% आ गया। ओके, तो वही है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने अल्फा गिवन था, अल्फा से आई निकाला था, आई की वैल्यू यहाँ पुट की थी, यहाँ हमने रिवर्स किया, आई हमें निकाले है पहले, आई से फिर क्या आ गए हम अल्फा निकालना है, आई से क्या निकालना है हमें अल्फा निकालना है। ओके, अब वही है कि इसमें और भी चेंजेस कर सकता है, मोलर मास में अलग अलग दे सकता है, वेरिएशंस दे सकता है मोलर मास में, जैसे mc/mo, तो कोई भी इसमें वेरिएशन हो सकती है, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ सर्टेन सब्सटेंस ए टेट्रामेराइज इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, कि एक हमारा ए सब्सटेंस है कोई, उसको हमने वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा टेट्रामेराइज, टेट्रामेराइज का मतलब हो कि 4 मिलके एक बन गए, एसोसिएशन हुए यहाँ पे, 4 मिलके 4 अलग अलग मिलके क्या बन गए, वो एक मिल गए टेट्रामेराइज। जैसे डाइमर 2 से, ट्राइमर 3 से, टेट्रामर क्या हो गया 4 से। ठीक है, 4 अलग अलग थे, अब वो क्या हो गए एक हो गए हैं। ए सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम, ए है जो ए का वेट कितना है 2.5 ग्राम है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेट गिवन है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 0.3, फ्रीजिंग पॉइंट को कितना लोअर कर दिया 0.3 लोअर कर दिया। द मोलर मास ऑफ फेज, हमें ए का मोलर मास निकालना है। ओके, देखो सबसे पहली बात है जो गिवन है ना, गिवन लिखो कि हमें क्या क्या गिवन है, फिर जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। एक ए सब्सटेंस है टेट्रामेराइज, टेट्रामेराइज होने का मतलब है कि 4 मिलके एक बन गया,
एन की वैल्यू कितनी हुई, एन की वैल्यू 4 हुई, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 4 हुई इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। अब 80% है जो अल्फा है, अल्फा कितना हो गया हमारा 80 तो परसेंट है, परसेंटेज अल्फा है, तो ये क्या होगा 0.8 एसोसिएशन होगा ना, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो कितना आएगा 0.8 आएगा। ओके, ए है, ए का वेट कितना है, अब ए तो हमारा सोल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। ए तो हमारा सोल्यूट है, वाटर क्या सॉल्वेंट है, तो जो सोल्यूट है, सोल्यूट का वेट कितना गिवन है, वो गिवन हमें 2.5 ग्राम, सोल्यूट का वेट कितना गिवन है 2.5 ग्राम गिवन है, और सॉल्वेंट का वेट, वाटर का वेट कितना है, वो 100 ग्राम है, वाटर का वेट कितना है 100 ग्राम है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर, मतलब ये हमें डिफरेंस गिवन है डेल्टा टी एफ 0.3 डिग्री सेल्सियस, कितना गिवन हमें 0.3 डिग्री सेल्सियस हमें ये गिवन है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें मोलर मास निकालना है ए का, मतलब हमें MM2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास सोल्यूट। मोलर मास 1 का पता है हमें, मोलर मास 1 जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, वैसे तो 18 होता है। ठीक है, ओके, KF भी नहीं गिवन है यहाँ पे, KF भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो KF हमें पता है कि जो KF है कितना होगा हमारा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो KF भी गिवन है, तो हमें पता है कि वाटर के लिए तो हमें पता ही होना चाहिए KF भी और KB भी। क्लियर है, चलो जी, हमें मोलर मास निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। फॉर्मूला ये होगा ना हमारा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF हमें गिवन है, KF पता है, KF पता है, I निकालना पड़ेगा, M का यूज करके मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी का यूज करके हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, मोलैलिटी का यूज करके हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, बट उसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें I की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। क्लियर, अब देखो जो यहाँ पे हमारा डेल्टा TF है ना, उसकी यूनिट क्या, उसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस, उसकी यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस यूनिट है। आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट करोगे गलत हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना। देखो डिफरेंस है, चाहे वो केल्विन में डिफरेंस हो, चाहे डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस हो, वो सेम होता है। कैसे, जैसे लेट से कि जो वाटर है, जैसे 0 डिग्री और 100 डिग्री, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना आया 100 का आया, 100 डिग्री सेल्सियस का मान लो क्या है डिफरेंस आया। वही मैं केल्विन के टर्म्स में बात करूँ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, डिफरेंस कितना आया 100 का तो आया। तो जो डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखने की, जो डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंस क्या होंगे, डिफरेंस दोनों के सेम होंगे। तो ये मत सोचना कि डिग्री सेल्सियस में क्या होना, चलो जिसको कर ले केल्विन के अंदर, क्योंकि हमें तो केल्विन में पुट करते हैं, गलत हो जाएगा आंसर आपका, क्योंकि ये क्या डिफरेंस है, ये सॉल्वेंट का सोल्यूशन का देता तब हम करते तो बात अच्छी लगती है, इसमें नहीं करना आपने। ओके, चलो सबसे पहले निकालते हैं I, क्योंकि I के बेस पे क्वेश्चन हमारा। देखो एसोसिएशन हो रही है, और एसोसिएशन के लिए I हमें पता है कि एसोसिएशन क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, बस दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ओके, अब देखो n हमें पता है, n क्या है 4 है, और अल्फा कितना है 0.8, पुट करो 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 बाई 4, 1 माइनस 0.8 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 0.2, कितना आ गया यहाँ से, यहाँ पे आएगा आपका 1.2, और ये आएगा हमारे पास 0.4। I की वैल्यू कितना आ गया, I की वैल्यू आ गया हमारे पास 0.4। क्लियर, ओके, अब देखो I हमें पता चल गया। अब फॉर्मूला करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से मोलैलिटी को ओपन करते हैं, हमें पता है कि जो मोलैलिटी है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है ना, अगर ग्राम में तो क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं पुट कर सकता हूँ गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो कि बाकी सारी की वैल्यू पुट करके यहाँ से मोलैलिटी निकाल लो, फिर मोलैलिटी को अलग से सोल्व कर लो, या फिर पूरी की पूरी एक इक्वेशन में भी सोल्व कर सकते हो। अगर मैं W1 को ग्राम के अंदर पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1000 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा। ओके, अब पुट करते हैं इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज। देखो डेल्टा TF कितना है 0.3, I कितना है अभी निकाला 0.4, KF कितना है 1.86 इंटू W2 कितना है 2.5, MM2 कितना है ये तो हमें निकालना है 1000 अपॉन W1 कितना है वो हमारा 100 हो गया, वो कितना हो गया, वो हमारा 100 हो चुका है। ओके,
तो यहाँ से ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास इधर आएगा, बाकी ये जो टर्म है 0.3 क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ओके, तो जो हमारा मोलर मास सॉल्यूट का है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.4 इंटू 1.86 इंटू में कितना आएगा 2.5, इंटू में क्या आ गया यहाँ पे 10, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा 0.3, अपोन में क्या आ जाएगा 0.3 इधर आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेना। पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद मैं बता दूँ कि जो मोलर मास है, मोलर मास सॉल्यूट का वो कितना आएगा आपका, वो आएगा 62 आएगा। जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो कितना आएगा 62 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से जो मोलर मास है, मोलर मास में हम सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये 7 क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर कराए हैं। और भी इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है, इसमें मैंने वेरिएशंस में नहीं कराए क्वेश्चंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस नहीं कराए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ पे। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे काफ़ी सारे, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से क्वेश्चंस करने, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो ये जो हमारा वेंटो फैक्टर था उसके बेस पे क्वेश्चन, हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा पैक हो गया। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चंस करेंगे मेंस लेवल, एडवांस लेवल, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम वहाँ पे। वही बात है कि मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, कई नए कंसेप्ट आएंगे हमारे पास, उसको हम क्वेश्चंस के अंदर ही क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट हमारा इतना ही था और हमने इसको कर लिया कंप्लीट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।